बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ नई अपडेट हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन हुकूमत का प्लान 2022 क्या है और इस पर क्या नया काम करने जा रही है, कौन सा नया कानून जो है वो पास किया गया है, इस पे बात करेंगे। बार्सिलोना टाउन हॉल की आतिशज़दगी में जो हलाक हुए हैं 4 अफराद, उन पे कुछ वजाहत आई है और उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई टाउन हॉल पे। तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। इसके बाद कनाडा और अमेरिका के वीज़े के बारे में काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट्स आए। उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे कि नेशनैलिटी पे या रेजिडेंट कार्ड पे आप किस तरह से इन दोनों मालिक का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में। स्पेन नेशनलिटी का जो प्लान चेक है वो ख़त्म हो चुका है। नवंबर की 30 तारीख को उसका लास्ट डे था। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेशनलिटी पे उन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा लोगों की नेशनलिटीज़ को पास किया। कुछ ऐसे लोग जिनका 9 महीने में 10 महीने में जो है वो जिनकी नेशनलिटीज़ पास हुई हैं। कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे जिनकी 6-6 महीनों में भी हुई हैं। लेकिन आम तौर पे साल सवा साल में अमूमन तौर पे जो है वो लोगों की नेशनलिटीज़ पास हुई हैं। जिन्होंने 2020 में शुरू में या तकरीबन मार्च अप्रैल में भी नेशनलिटीज़ जमा करवाई थी, उनकी भी नेशनलिटीज़ पास हो चुकी हैं। तो इस प्लान ने काफ़ी फास्टली काम किया, ख़ास तौर पे उन लोगों की फ़ाइलों के लिए जो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने रजिस्टर सिविल के ज़रिए जमा करवाई थी। फाइनली वो प्लान जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब नॉर्मली रूटीन के मुताबिक जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया उसने अपना काम शुरू करना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ऐसे कमेंट आते हैं कि शायद अब प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है पहले की तरह पेंडिंग में चली जाएंगी फ़ाइलें। ऐसा नहीं है। उन्होंने उसी मसले को ख़त्म करने के लिए प्लान लेके आए थे, ज़्यादा लोग भर्ती किए गए टेम्परेरी बेस पे और उन्होंने जल्दी जल्दी इस काम को निपटाया ताकि आने वाली फ़ाइलें जो है वो साथ साथ निपटाई जा सकें। इस वजह से इसमें ज़्यादा डाउट की बात नहीं है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा, इसी तरह फास्टली जो है लोगों की नेशनलिटीज़ पास होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि हमारी 17 की है, हमारी 16 की है। कुछ कहते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन पे जाकर रुक गई है, साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी आपका अगर प्लान में भी वो नहीं कंप्लीट हुई, नहीं क्लियर हुई आपकी नेशनलिटी, तो लाजमी तौर पे आप मज़ीद आपको वेट नहीं करना चाहिए। लाजमी तौर पे आपको रिकुर्सो करनी चाहिए और रिकुर्सो भी कोई अच्छे वकील से करनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि अदालत में रिकुर्सो करे, ना कि खुस्तीसिया में। अगर कोई वकील खुस्तीसिया में रिकुर्सो करता है, कहलाती वो भी रिकुर्सो है लेकिन उस पर डिले होता है, लेकिन जो अदालत में होती है उसका फ़ैसला फास्टली होता है और जल्दी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। ये वकीलों के ट्रिक होते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। आपको वो रिकुर्सो का कहते हैं, लेकिन इस रिकुर्सो में उनका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, ना ही इतने ज़्यादा अखराजात आते हैं। लेकिन अदालत में उनको प्रेजेंट होना पड़ता है, वहाँ पे उनको कुछ फ़ीसें अदा करना पड़ती हैं। इस वजह से नामालूमी की वजह से हमारे लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि रिकुर्सो कर दिया, लेकिन असल में वो खुस्तीसिया में की होती है, ना कि अदालत में। इस वजह से अदालत में कह रहे हैं, अदालत में जो होती है रिकुर्सो, उसका रिज़ल्ट बहुत फास्टली आता है और अमूमन तौर पे पॉजिटिव आता है। तो एक नई वजाहत ये भी की गई है कि बहुत जल्द जो है ये तमाम फ़ाइलें जो अभी पेंडिंग, अभी भी कुछ फ़ाइलें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाइलें जो है उन्होंने कंप्लीट की हैं। 3 लाख कुछ फ़ाइलें थी जो कि कंप्लीट करनी थी, जिसमें से तकरीबन पौने 3 लाख के करीब फ़ाइलें कंप्लीट की हैं। जो फ़ाइलें अभी उनकी रहती हैं उस पर उन्होंने वजाहत ये दी है कि ये वो लोग हैं जिनके कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, जिनके या तो ऑलरेडी हिस्ट्री में कोई ना कोई केसेस थे, उनसे उन केसों की वजाहत मांगी गई है। कुछ पे जो थी वो कुछ ऐसे लवाजमात थे, कुछ ऐसे थे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन में मसले निकले हैं। वो तमाम चीज़ों को इस वजह से उन्होंने रोक दिया उन फ़ाइलों को, और उन फ़ाइलों पे वर्किंग नहीं। फ्यूचर में जैसे वो अपने तमाम मामला क्लियर करेंगे, उनकी फ़ाइलें भी उसी तरह से निपटाई जाएंगी जिस तरह से पहले दूसरे लोगों की निपटाई गई हैं। यानी कि आपके जो कमेंट्स आते हैं इसके बारे में वो बिल्कुल आप डाउटफुल ना हो। इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में प्रोसेस जो है फास्टली इसी तरह चलता रहेगा। स्पेन हुकूमत का प्लान 2022 उन्होंने तैयार किया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि
पूरी यूरोपीय यूनियन में या पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी रीज़न है और उसी रीज़न पे अब दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो काम कर रहे हैं। असल में वो है मौसमी तब्दीली की। आप जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट है कि दुनिया में जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। गर्मियाँ मज़ीद लंबी हो रही हैं, सर्दियाँ मज़ीद सिकुड़ रही हैं। इसके साथ साथ जहाँ सर्दी पड़ती है बहुत शिद्दत के साथ आ रही है, जहाँ गर्मी पड़ती है बहुत शिद्दत के साथ पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी आने वाले वक्त में मसले मसाइल से दो चार हो सकती हैं और ख़तरात से दो चार हो सकती हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ इंग्लैंड में हुई, कुछ फ्रांस में हुई और बाकी ममालिक में हुई, जहाँ पे ये वादे किए गए तमाम बड़े ममालिक ने कि हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करेंगे, यानी कि जो आलूदगी है उसको कम करेंगे। आलूदगी कहाँ से आती है? कोई भी आप जो स्मोक का काम करते हैं वहाँ से आती है, गाड़ियों के धुओं से आती है। ये तमाम आलूदगी में शामिल होते हैं। ये तमाम बात आपको करने का मकसद यही था कि असल में ये कानून किस तरफ लेके ये जो स्पेन ने पास किया है वो हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह अफेक्ट करेगा और इसके पीछे क्या स्टोरी है। बिजली के रेट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि स्पेन भी यूरोपीय यूनियन में शामिल है और यूरोपीय यूनियन ने ये साइन किए हैं कि जो हम कोयले के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं उसको कम से कम कर देंगे और कोयले की जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे सस्ती बिजली पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। अब वो कोयले की प्रोडक्शन रोकने की वजह से, कम करने की वजह से बिजली की प्राइसें जो है बढ़ी हैं क्योंकि बिजली अब पैदा करने के लिए मुतबादिल ज़रिए अपनाए जा रहे हैं। एक तो ये बड़ी वजह है। जो अब स्पेन ने कानून पास किया 2022 के लिए वो किया है, जितनी भी बड़ी सिटीज़ होंगी उन पे गाड़ियों पे मज़ीद नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप किसी भी सिटी में रहते हैं या किसी सिटी में भी अपनी गाड़ी को इंटर करेंगे तो आपकी गाड़ी पे एक ऐसा सेंसर होगा, एक ऐसा टोकन लगा दिया जाएगा, वो आपको फ्री एंट्री पे आपको टैक्स पड़ेगा। इसके साथ साथ पार्किंग फ़ीस भी मज़ीद बढ़ाई जा रही है। पार्किंग फ़ीस की मद में आपको ज़्यादा फ़ीस पे करना पड़ेगी, 2 घंटे से ज़्यादा आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकेंगे। इस तरह का कानून जो है वो अब पास किया गया जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पे अफेक्ट करेगा और हम गाड़ियों जो सामान गाड़ियाँ रखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जो आमदोरफ्त है वो काफ़ी ज़्यादा महदूद करने की कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ना कि अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। ये कानून तकरीबन पास हो चुका है और 2022 में ये भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बार्सिलोना टाउन हॉल ने वजाहत पेश किया क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि 2 बच्चे जिसकी 1 साल और 3 साल उम्र थी और 2 खामद और उसकी बीवी जो है वो आग की लपेट में आके उनकी डेथ हुई है। वो इतनी ज़्यादा बुरे हालात में रह रहे थे कि जो कि बेसमेंट में, खाली शॉप की बेसमेंट में वो रहायश पजीर थे और 2 साल से वहाँ पे रह रहे थे। तनकीद के बाद जो अल्कालदेसा है बार्सिलोना की, उन्होंने कहा है कि ये सर्विस सोशल इनकी मदद कर रही थी और इनको हर महीने पेमेंट कर रही थी और हमने हर मुमकिन कोशिश की है इनकी मदद करने की। हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या अवामल है। अभी नई डिटेल आना बाकी है, लेकिन इसमें कुछ माफिया का भी जिक्र किया जा रहा है। कुछ स्पेनिश न्यूज़ चैनल ने और स्पेनिश न्यूज़ पेपर ने इस पर काफ़ी तफसीली डिटेल दी है, लेकिन हमें उस वक्त तक इसके बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जब तक जो है वो तमाम तफ्तीश नहीं हो जाती। असल क्या महरक़ात थे इसके पीछे, ये इंसिडेंट किस तरह से हुआ, किस तरह से इनकी डेथ हुई, अभी चंद घंटों में ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका के विज़िट वीज़े के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जिनके पास नेशनैलिटी है वो क्या करें, जिनके पास रेजिडेंटी कार्ड है वो क्या करें। कुछ लोग 2 साल वाले, कुछ 1 साल वाले, कुछ 5 साल वाले कमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो नेशनैलिटी होल्डर है उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ लेंगे ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि एक पेपर होगा जो 5 से 10 साल के लिए आपके लिए वैलिड होगा। उस पे आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वो चंद घंटों में, या आपका नाम किसी के साथ कन्फ्यूजन में मैच हो तो चंद दिन भी लग सकते हैं, तो वो आपको मिल जाता है।
और दूसरी तरफ अगर रेजिडेंट कार्ड होल्डर वालों की बात करें तो 1 साल वाले 2 साल वाले तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते विज़िट वीज़ा। कम से कम परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूरोपीय मुल्क की। जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है तो फिर आप अपना विज़िट वीज़ा कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। मैं आने वाले वक्त में, आने वाले 2-3 दिन में तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक प्रोसेस किया है एक दोस्त का कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने में, तो उस पर तमाम मालूमात मेरे पास है, किस तरह से क्या प्रोसेस सारा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा A to Z। और उस तरह से आप जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एज ए रेजिडेंट कार्ड होल्डर। तो उस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या फ़र्क है नेशनलिटी में और रेजिडेंट कार्ड में अप्लाई करने में। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।